हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का चैप्टर सॉल्यूशंस का लास्ट लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम लोग कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों का सबसे फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसी फेनोमेना को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और इससे जो सॉल्यूशन साइड में जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमारा जनरेट होता है उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर जिसको अगर हम लोग सॉल्यूशन के साइड में अगर हम लोग एग्जर्ट करें जिससे ऑस्मोसिस जो है वो बंद हो जाए, उस प्रेशर को भी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द जो सॉल्यूशन होता है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि वो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। और अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम नहीं है तो उसमें से किसी एक का ज्यादा होगा और किसी दूसरे का कम होगा, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा दूसरे के रेस्पेक्ट में हम लोग उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का सबसे पहले रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसा कि नाम ही बता रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है कि ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन जब हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे तो उसमें जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो ऐसा कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि जो सॉल्यूशन साइड है वहां पर हमको जो प्रेशर लगाना होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोगों को ज्यादा लगाना होगा। तो अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन है और हम लोग उन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो ऑस्मोसिस होगा। और उससे जो प्रेशर जनरेट होगा सॉल्यूशन के साइड में, अगर हम उससे ज्यादा प्रेशर सॉल्यूशन पर लगा दें तो अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन से, है ना, मूव करने लगेगा सॉल्वेंट की तरफ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसी फेनोमेना को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। इसीलिए हम लोग यहां पर, है ना, कह सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, देन द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसी फेनोमेना को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, इट इज यूज्ड, ठीक है, इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो समुद्र से पानी हम लोग को मिलता है उसमें बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो डिसॉल्व रहते हैं, जिससे वो हम लोगों को पीने लायक नहीं रहता है। तो हम लोग उस जो सी वाटर है उसमें से जो सॉल्ट्स है ना, उसको हम लोग को निकालना होगा, तब वो ड्रिंकिंग पर्पस से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, और इसी को हम लोग डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सी वाटर है उसको हम लोग, है ना, एक यहां पर एक कंटेनर में रख रहे हैं, फिर यहां पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, और फिर दूसरे साइड में हम लोगों का, है ना, फ्रेश वाटर होता है। यानी यहां फ्रेश वाटर है, यहां पर सी वाटर है, और बीच में हम लोगों का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग ये जो सी वाटर है यहां पर हम लोग एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और वो प्रेशर P जो होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होगा, हम लोगों का ज्यादा होगा। तो जैसे ही सॉल्यूशन साइड में अगर हम लोग प्रेशर लगाएं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या होगा, तो यहां से जो वाटर यानी जो सॉल्वेंट के जो यहां पर पार्टिकल्स हैं वो अब इस साइड जो है वो यहां पर मूव करने लगेंगे।
यानी आप धीरे धीरे देखेंगे कि यहां से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस साइड आना शुरू हो जाएगा और इस कंटेनर में धीरे धीरे सिर्फ सॉल्ट बचेगा, ठीक है। और यहां पर हम लोगों का एक वाटर आउटलेट होता है जिसके जरिए हम लोग यहां पर वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस में हम लोग सॉल्यूशन के साइड पर एक ऐसा प्रेशर लगाते हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है, जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो हम लोग सोचते हैं कि सॉल्यूशन से जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा किधर, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। और यहां पर हम लोग उसको एक आउटलेट के जरिए हम लोग यहां पर उसको कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग यूज करके प्योर वाटर जो है वो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा जो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये होता है कि जो हम लोगों के पास एक सॉल्यूट है जो कि नॉन वोलाटाइल है, तो हम लोग उस सॉल्यूट का जो है वो मोलर मास जो है वो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो वेंटॉफ फैक्टर है वो हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से भी रिलेटेड है ना, क्योंकि वेंटॉफ फैक्टर आई बराबर हम लोग लिखे थे, है ना, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट का मतलब जो हमको एक्सपेरिमेंट से मिलता है और नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट जो हम लोग उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर हम लोग निकालते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूट है जो अननोन है, तो उसका जो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट है वो इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में किसी के भी सहायता से हम लोग, है ना, निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आई को हम लोग निकाल सकते हैं और फिर आई से हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने क्वेश्चंस बनाने के क्रम में देखा होगा कि जो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, वो 0.002 डिग्री इस तरीके के ऑर्डर में होता है, जिसको वहां मेजर करना भी बहुत ही आसान नहीं होता है। यानी अगर हम लोग कहें कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर अगर हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में अगर हम लोग देखें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड देखें तो बहुत ही कम होता है और उनका जो मेजरमेंट है वो उतना रिलायबल नहीं हो पाता है। लेकिन उसी के अगर रेस्पेक्ट में हम लोग इधर आए और अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करें तो ये हम लोगों को, है ना, एटीएम में मिलता है और इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ जो है वो हम लोगों का बहुत छोटा नहीं होता है, जिसको हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं। यानी ऑस्मोटिक जो है ना प्रेशर है उसकी सहायता से हम लोग किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास जो है वो आसानी से हम लोग मेजर कर सकते हैं और इसीलिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि किसी भी सॉल्यूशन का हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग बर्कले एंड हार्टलेस मेथड कहते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या मेथड है तो उसको हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम से हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग का भी यहाँ पर टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बाय बर्कले एंड हार्टलेस मेथड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोगों का दो जो है वो कंसेंट्रिक ट्यूब्स होता है, एक ट्यूब जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और इस ट्यूब में जो है ये यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट होता है, यानी यहाँ पर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, और इधर हम लोगों का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो बीच में सॉल्वेंट है और इधर हमारा सॉल्यूशन है और यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट और जो सॉल्यूशन उसके बीच में, है ना, एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें कि इस साइड में हम लोगों का एक कैपिलरी ट्यूब लगा रहता है, ठीक है, और यहां पर हम लोगों का एक, है ना, ट्यूब लगा रहता है जिसकी सहायता से हम लोगों के पास सॉल्वेंट होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पर सॉल्वेंट को हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो एक तरफ सोचिए सॉल्वेंट रिजर्वायर है और एक तरफ हमारा कैपिलरी ट्यूब है और यहाँ पर हम लोगों का, है ना, इस क्रॉस सेक्शन पे आप देखिए कि यहाँ पे हम लोग एक प्रेशर लगा सकते हैं
और यहीं पर हमारा एक प्रेशर गेज होता है जो ये डायरेक्ट रीडिंग कर सकता है कि हम लोग यहाँ पर कितना जो है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को है ना एसपीएम से सेपरेट करेंगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करेगा किधर, है ना, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर हम लोग देखें कि यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स अगर यहां सॉल्यूशन की तरफ अगर फ्लो करेगा तो क्या होगा, तो यहां पर जैसे ही सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में आना शुरू करेगा, ये जो कैपिलरी ट्यूब का जो ये यहां पर है ना लेवल है, वो लेवल हम लोगों का यहां पर क्या होगा, डाउन होना शुरू होगा, क्योंकि यहां से है ना सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो हमारा सॉल्यूशन में जा रहा है। तो अब ये जैसे ही यहां पर डाउन होना शुरू करेगा, हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक ऐसा प्रेशर लगाएंगे जिस प्रेशर के लगा देने से ये जो हमारा कैपिलरी जो ट्यूब है जिसमें वाटर मूव कर रहा है नीचे की ओर, ये हमारा मूवमेंट जो है वो यहां पर बंद हो जाए। यानी जिस प्रेशर को लगा देने से है ना यहाँ का मूवमेंट जो है वो बंद हो जाए, उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। और ये प्रेशर हम लोग आसानी से इस प्रेशर गेज की सहायता से यहाँ पर रीडिंग होगा, जिसको हम लोग नोट कर सकते हैं। यानी बर्कले एंड हार्टलेस मेथड के जरिए हम लोग आसानी से किसी भी सॉल्यूशन का हम लोग जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग ऑस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड की सहायता से हम लोग मेजर करते हैं। और इस मेथड में हम लोग ड्राई एयर को पास करते हैं पहले सॉल्यूशन से और फिर सॉल्वेंट से। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि हम लोगों के पास यहां पर एक कंटेनर है जिसमें हमारा सॉल्यूशन है, ये एक दूसरा कंटेनर है जिसमें हम लोग प्योर सॉल्वेंट रखे हुए हम लोग, और हम लोग यहां पर ड्राई एयर को सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के थ्रू पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही ड्राई एयर जो है वो सॉल्यूशन के पास आएगा, हम लोग जानते हैं कि यहां पर जो सॉल्वेंट है ना, उसके हम लोग को यहां पर वेपर्स मिलेंगे। जैसे अगर वाटर है तो यहां पर वाटर का वेपर्स मिलेगा। तो जैसे ही ड्राई एयर यहां पहुंचेगा, ये ड्राई एयर इस वाटर वेपर्स के साथ हम लोगों का सैचुरेटेड हो जाएगा, यानी उसमें कुछ वाटर वेपर्स मिक्स हो जाएंगे। और फिर ये ड्राई एयर जो है वो यहां से है ना आते हुए हमारे पास कहां पर पहुंचेगा, सॉल्वेंट में। यानी वो क्या कर रहा है, इस सॉल्यूशन में से कुछ वाटर वेपर्स को हम लोगों को यहां पर पहुंचा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इस कंटेनर का जो पहले हमारा इनिशियल वेट था, अगर मान लिया जाए 20 ग्राम, तो अब इसके वेट में जो है वो हमारा जो है वो लॉस हो जाएगा, कुछ कमी आ जाएगा, क्योंकि यहां से जो वेपर्स है वो यहां पर पहुंचा है। और वो कमी कितना आएगा, तो वो कमी जो आएगा, जो भी वेट लॉस यहां पर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के होगा। क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा यहां से वेपर्स जो है वो है ना इधर आएंगे। इसीलिए हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां रखा गया है द वेट लॉस इन सॉल्यूशन चैम्बर W1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, PS के। अब जब ये है ना ड्राई एयर जो कि सैचुरेटेड हो चुका है अब वाटर वेपर्स के, जब ये यहां से यहां पहुंचेगा और फिर जब ये इधर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये यहां से भी कुछ वाटर वेपर्स को अपने साथ लेके जाएगा। तो जैसे कि अगर हम लोग माने कि PS जो है वो अगर 30 mm है, तो जो सॉल्वेंट का यहां पर प्योर सॉल्वेंट का जो यहां पर वेपर प्रेशर होगा वो तो 30 mm से ज्यादा होगा, तो मान लीजिए 40 mm है। तो जब ये यहां से वाटर वेपर के साथ ड्राई एयर आया यहां पर, तो उसमें तो ऑलरेडी 30 mm है। तो यहां से जब वो इधर आएगा तो वो एक्स्ट्रा सिर्फ 10 mm ही लेगा, क्योंकि 30 mm तो वो पहले ही कैरी कर चुका है। यानी जो यहां से जो अगर हम लोग देखें वेट लॉस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P0S माइनस किसके, PS के। और इसलिए हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि द वेट लॉस इन सॉल्वेंट जो चैम्बर होगा W2, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, P0S माइनस PS के। और अब ये ड्राई एयर जो है जो सैचुरेटेड हो चुका है वाटर वेपर के साथ, जब ये यहां पर पहुंचेगा जहां पर हमारे पास एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, तो वो ये वाटर वेपर्स को जो है वो है ना अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इस कंटेनर का जो वेट है वो हम लोगों का बढ़ जाएगा। और कितना वेट बढ़ेगा,
तो वाटर वेपर्स कितना आया है, W1 यहां से आया और W2 यहां से आया, तो जो वेट इंक्रीज हो जाएगा वो W1 प्लस W2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पर देखें गेन इन वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब, तो ये हमारा W1 प्लस W2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पर W1 प्लस W2 अगर करेंगे तो P0S माइनस PS प्लस PS हो जाएगा, तो PS क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो W1 प्लस W2 अगर हम लोग देखें तो W1 प्लस W2 अगर हम लोग देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, P0S के। और वहां से हम लोग देख रहे हैं कि जो W2 है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P0S माइनस किसके, PS के। तो अगर हम लोग P0S माइनस PS को डिवाइड कर दें किससे, P0S से, तो यही तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, जो कि इक्वल हो जाएगा हम लोग का W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, जो कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं। यानी हम लोग यहां पर W1 और W2 अगर हम लोगों को पता हो जाएगा तो हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी जो ऑस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड था वो इस बात पर आधारित था, ठीक है, कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ड्राई एयर इज सक्सेसिवली, है ना, pass through a series of containers having solution and pure solvent, ठीक है, respectively the air becomes saturated with the solvent vapors and an equal amount of weight loss in solution and solvent containers takes place। यानी जब भी हम लोग ड्राई एयर को पास करेंगे पहले सॉल्यूशन से और फिर सॉल्वेंट से, तो हम लोगों का कुछ वेट लॉस होगा, और जितना ज्यादा जो है वेपर्स निकलेगा उतना ज्यादा हमारा वेट लॉस होगा, और फिर उसकी सहायता से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं ऑस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड पर। क्वेश्चन है, ड्राई एयर वाज पास्ड थ्रू 9.24 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 108 ग्राम ऑफ वाटर एंड देन थ्रू प्योर वाटर। यानी यहां पे कहा जा रहा है कि ड्राई एयर को पहले हम लोग एक सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं और फिर प्योर सॉल्वेंट से। जो सॉल्यूशन है हमारा उसमें 9.24 ग्राम सॉल्यूट है और 108 ग्राम हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। द लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन वाज 3.2 ग्राम एंड दैट ऑफ प्योर वाटर वाज 0.08 ग्राम। तो जब हम लोग ड्राई एयर को सॉल्यूशन वाले कंटेनर से पास किए तो जो हमारा लॉस इन वेट था, है ना, वो हमारा 3.2 ग्राम था, और जब हम लोग उसको प्योर सॉल्वेंट से पास किए तो वहां पर जो हमको लॉस इन वेट मिला वो हमारा 0.08 ग्राम था। तो क्वेश्चन है यहां पर, द मॉलिक्यूलर मास ग्राम पर मोल में बताना है ऑफ सॉल्यूट इज नियरली। तो हमें सॉल्यूट का जो है वो मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S, ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, और ये बराबर होता है W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, जहां W1 जो होता है वो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है जब हम लोग ड्राई एयर को पास करते हैं, और W2 जो होता है वो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है ना, जब ड्राई एयर उसके थ्रू पास करता है। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि W2 जो है वो दिया है 0.08 ग्राम और W1 दिया हुआ है 3.2 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पर 0.08 डिवाइडेड बाई 3.2 प्लस 0.08 लिख दे रहे हैं, और ये हमारा 0.08 डिवाइडेड बाई 3.28 हो जाएगा, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.024 आएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि हमको यहां पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है तो उसको हम लोग x मान रहे हैं। यानी अगर हम लोग 9.24 ग्राम जो कि सॉल्यूट का मास है, अगर उसको x से डिवाइड कर दें जो कि हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मान रहे हैं, तो हम लोगों को मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। तो 9.24 डिवाइडेड बाई x ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, और डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहां पर 108 ग्राम दिया गया था, और वाटर का हमारा मोलर मास जो होता है वो 18 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो ये हमारा 0.024 के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हम लोग निकाले हैं। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग 0.024 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 9.24 बाई x से, तो ये यहां पर आ गया,
और साथ ही साथ जब हम लोग 108 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 0.024 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.144 आ जाएगा, और हमारा LHS में बच जाएगा 9.24 बाई x। अब अगर हम लोग यहाँ पर 9.24 बाई x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस हम लोगों का 0.024 आ जाएगा, और 1 माइनस 0.024 को हम लोग लिख सकते हैं 0.976, यानी LHS में आ जाएगा 9.24 इंटू 0.976 डिवाइडेड बाई x, और राइट हैंड साइड में हमारा 0.144 हो जाएगा। और यहां से जब हम लोग x निकालेंगे तो x हो जाएगा 9.24 इंटू 0.976 डिवाइडेड बाई 0.144, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है वैल्यू जो है वो 62 आएगा, और इसलिए हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का बी हो जाएगा। कि जब से हम लोगों ने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट किया है तब से लेकर अभी तक हम लोग केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था आइसोमेरिज्म, सेकंड चैप्टर था सॉलिड स्टेट, और थर्ड चैप्टर था सॉल्यूशंस। इसके साथ ही हम लोगों ने चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी स्टार्ट किया है। हम लोगों ने पहला टेस्ट केमिस्ट्री में चैप्टर सॉलिड स्टेट का लिया था, वो टेस्ट हम लोगों का 100 मार्क्स का था, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उस टेस्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जो हाईएस्ट मार्क्स जो स्कोर किया गया उस टेस्ट में वो है 96। बहुत सारे लोगों ने 92 मार्क्स स्कोर किया है, बहुत सारे लोगों ने 88 मार्क्स स्कोर किया है, जो ये बता रहा है कि इस एडवर्स सिचुएशन में भी आप लोग अपने स्टडी को लेकर कितना सीरियस हैं, और एज अ टीचर ये मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। तो होपफुली आप लोग अपने स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आपको जो भी डाउट्स होगा वो आप आइकॉनिक क्लासेस के ऐप पर फ्रीली पूछ सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स होगा उसको आप रेगुलरली जो है वो फॉलो करें। जो भी मैं असाइनमेंट्स दूं उसे आप सॉल्व करें, और अगर कोई डाउट्स हो तो उसे आप हम लोग से ऐप पर जो है वो पूछ सकते हैं।